अब आप एक कुंडली बना लें, कर्क लगन की एक कुंडली खींच लें। लगन दूसरा तीसरा भाव खाली छोड़ दें। चौथे भाव में सूर्य और चंद्र को बिठाएं। पांचवें भाव में शुक्र मंगल और बुध को बिठा दें। छठवें भाव में केतु को बिठा दें। सातवें भाव में शनि को बिठाएं। आठवां भाव खाली छोड़ें और नौवें भाव में बृहस्पति को मीन राशि का बिठा दें। 12वें भाव में मिथुन राशि का राहु बिठा दें। अब इसको समझें, पंचदा मैत्री आप कैसे देखेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता रहा हूं कि अब आप देखेंगे कि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य के जो तात्कालिक जो मित्र हैं वो बुध शुक्र मंगल केतु और शनि हुए। सूर्य के तात्कालिक शत्रु चंद्र बृहस्पति और राहु हो गए। तो ये सूर्य, अब ऐसे ही आप प्रत्येक ग्रह से पंचदा मैत्री शत्रुता और मित्रता निकाल सकते हैं। 5 प्रकार का जो संबंध है मैंने आपको एक समझा दिया, ठीक है ना, और उसको नोट भी करा दिया। अधमित्र किसे कहते हैं? एक तो मित्र होता है, जैसे कि सूर्य का मंगल मित्र हो गया। अब अधमित्र कौन सा कहलाएगा? अधमित्र वो कहलाता है जो नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र हो, तब वो अधमित्र की श्रेणी में आता है। और अधशत्रु जो नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों प्रकार से शत्रु हो जाए तो वो अधशत्रु की श्रेणी में आ जाता है। मित्र कैसे के देखेंगे आप? जो एक तरफ से तो मित्र हो और दूसरी तरफ से न्यूट्रल हो, सम हो, तो वो मित्र रह जाएगा। शत्रु किसे कहेंगे? जो एक तरफ से शत्रु हो, एक तो शत्रुता मानता हो, दूसरा उसे शत्रुता नहीं मानता हो, तो वो हो जाएगा शत्रु। सम जो न्यूट्रल होता है, एक में मित्र हो और एक में शत्रु हो, एक तरफ से तो मित्रता हो, दूसरी तरफ से वो शत्रुता रखता हो, तो वो सम मान लिया जाता है। ग्रहों के प्रभावों द्वारा किसी भी व्यक्ति के शारीरिक अंगों पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है, और जो शरीर में रोग होते हैं वो भी बिना ग्रहों की कृपा के नहीं हो सकते हैं, उनको भी ग्रह ही देते हैं। पूर्व जन्म में जातक किस लोक में था अथवा भविष्य में किस लोक में जाएगा, इन विषयों का विचार भी कुंडलियों में ग्रहों के शुभाशुभ, शुभ और अशुभ प्रभावों द्वारा किया जाता है। इसके लिए लोकों से ग्रहों का एक निश्चित संबंध निर्धारित किया गया है कि कौन सा ग्रह किस लोक का स्वामी है। चाहे तो आप उसको लिख लें। बृहस्पति स्वर्ग लोक का स्वामी है, शुक्र और चंद्र पितृलोक के स्वामी हैं, बुध पाताल का स्वामी है, सूर्य और मंगल पृथ्वी लोक के यानी मृत्यु लोक के स्वामी हैं, और शनि नरक लोक का स्वामी है, नरकों का स्वामी है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इसीलिए इनका किसी लोक विशेष से संबंध कुछ विद्वानों ने नहीं माना है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं। मानने वालों का बहुमत बड़ा है। तो राहु नरकों का स्वामी माना गया है, और बृहस्पति केतु तो जग जाहिर है मोक्ष का कारक है ना, इसीलिए उसको मुक्ति का मोक्ष का कारक माना गया है। राहु
अविद्या का कारक है, अज्ञान का, मोह माया का कारक है। आवागमन का जो चक्र है संसार में जीवात्मा का, उसमें राहु हमेशा घसीटता रहता है, जीव को मुक्त नहीं होने देता। केतु उसके विपरीत कार्य करता है कि वो जीवात्मा को संसार से मुक्त करता है, आवागमन के चक्र से उसको मुक्त कर देता है। आत्मा और मन, ज्ञान और भावना, ज्ञान और भावना, आत्मा और मन, ये सूर्य और चंद्र है। सूर्य आत्मा है और भावना है। भावना की उत्पत्ति आत्मा से होती है, हमेशा याद रखें। और मन से और विचारों की उत्पत्ति होती है, जो आपके विचार और भावना में, दोनों में अंतर है। भावना की उत्पत्ति सूर्य से है और विचारों की उत्पत्ति चंद्रमा से है। अब राहु सूर्य चंद्र दोनों को ग्रहण लगाता है, यानी कि मन को भी दूषित करता है, विचारों को दूषित करता है, आत्मा को दूषित करता है और भावना को भी दूषित करता है राहु। केतु वो बिंदु है जहां से सूर्य और चंद्र ग्रहण से मुक्त हो जाते हैं। राहु वो बिंदु है जहां से ग्रहण प्रारंभ होता है और केतु वो बिंदु है जहां से मुक्ति हो जाती है। अब बात करते हैं ग्रहों के बल, उनकी जो पावर होती है, शक्ति, और उनकी अवस्थाएं। जैसे कि हमारी आपकी अवस्था होती है, कभी हमको क्रोध भी आ जाता है, कभी प्रसन्नता भी होती है, कभी दुख भी होता है। ये अवस्थाएं हैं। जैसे बाल्यावस्था, अवस्था भी दो तीन प्रकार की हैं। जैसे बाल्यावस्था है, युवावस्था है, जवानी है, बुढ़ापा है। ये सभी अवस्थाओं के जैसे ग्रहों को आप ऐसे ही समझेंगे जैसे कि आप संसार को समझते हैं। जो संसार में व्यवहार होता है वही ग्रहों के साथ व्यवहार होता है, वही ग्रह आपके साथ व्यवहार करते हैं। ग्रहों के गुण, प्रभाव, प्रकृति, तत्व, उनके लिंग आदि के अलावा उनकी पावर और उनकी अवस्था देखना परमावश्यक है। उसके बिना आप फलादेश नहीं कर पाएंगे।